Hello guys, what's up? क्या हाल है? So we are live and welcome to Flash tutorial. In this lecture, we are going to discuss chemistry questions which have been asked in 3rd April shift. Okay. So आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जेईएस के क्वेश्चन के बारे में जो 3rd अप्रैल को पूछा गया था अप्रैल शिफ्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहला सवाल हमारे पास स्क्रीन में यहाँ पर आपको दिख रहा है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4.9 वोल्ट मैग्नेट्रॉन। तो ये देखो, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये इसमें पूछा है कि कौन सा आयन जो है इन सारे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा आयन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 4.9 वोल्ट मैग्नेट्रॉन होगा। अब तुमने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा, मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ में बताई थी कि अगर बोथ मैग्नेट्रॉन, अगर मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास 4.9 वोल्ट मैग्नेट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। बस, तो आपको इन सारे का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इन सारे आयन से कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब आपको बस पता लगाना है कि किस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो जिस केस में एन की वैल्यू 4 होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस दैट्स इट। तो ये हमें चेक करना था। अब देखो यार, तो ये हमारे पास जो भी आयन दिए गए हैं ये हमारे पास सीडी सीरीज़ के आयन है। ठीक है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, इसे याद कर लेना। कॉन्फ़िगरेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब देखो यार, हमारे पास पहला क्या है, मैंगनीज 2+। इसका पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मैंगनीज की बात करें, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैंगनीज का, यहाँ से देखो 3d5 4s2। कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन, 3d5 4s2। अब अगर हम बात करें मैंगनीज 2+ के बारे में, तो कुछ नहीं करना है, आपको बस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, 3d5। क्या हो जाएगा, 3d5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। D5 है ना, क्या है D5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर, 5 है। हमें n की वैल्यू 4 चाहिए, मतलब हमारे पास मैंगनीज 2+ नहीं होगा। बात करते हैं क्रोमियम 2+ के बारे में। तो क्रोमियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, पहले ये लिख लो। पहले आप लिख लो कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का। तो ये हमारे पास क्रोमियम है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1। कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हम लोगों ने, 3d5 4s1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्रोमियम 2+ के लिए निकालना है ना। तो क्रोमियम 2+, कुछ नहीं करो, 2 इलेक्ट्रॉन बस निकाल दो। एक एस में से निकलेगा और एक डी में से निकलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3d4। दैट्स इट। दिखा, आंसर हमें दिख गया यहीं पर। यहाँ पर देखो यार, 3d4 है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो तुम, यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारे पास 4 है। यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसी केस में हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो 4.9 आएगी। सो यही हमारा आंसर होगा, क्रोमियम 2+। यही हमारा आंसर होगा। बाकी हम Fe3+ को भी चेक कर सकते हैं और CO2+ को भी चेक कर सकते हैं, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, या फिर मैं ही चेक कर देता हूँ, चलो चेक कर देता हूँ मैं। यहाँ पर Fe3+ है तो आयरन का पहले निकालो यार। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, आयरन का क्या दिया हुआ है, 3d6 4s2 है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या आयरन का, 3d6 4s2। ये 2 है। ठीक है, हमें निकालना है Fe3+ का। हमें किसका निकालना है, हमें Fe+3d का निकालना है। तो बस 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 एस में से और एक डी में से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3d5। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये तो हो नहीं सकता है ना, हमें 4 चाहिए था। बात करते हैं कोबाल्ट 2+ के बारे में। तो सबसे पहले कोबाल्ट का लिख दो कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट कहाँ है भाई, यहाँ है कोबाल्ट, 3d7 4s2। ठीक है सर, लिख दिया 3d7 4s2। ठीक है भाई, है ना। अब तुम कोबाल्ट 2+ का निकालो, कोबाल्ट+2। 2 इलेक्ट्रॉन बस इसमें से आप निकाल दो, तो ये हो जाएगा 3d7। यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सबको भर दो यार, है ना। ये होता है डी ऑर्बिटल हमारे पास। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तुम, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 है। एन की वैल्यू कितनी है, 3। हमें एन की वैल्यू 4 चाहिए थी, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्रोमियम 2+। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम 2+। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यार, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास 2 अप्रैल को भी आया था। उसने पूछा था, सेम क्वेश्चन आया था, बस यहाँ पर आपको ग्रुप 16 के बारे में पूछा है और वहाँ पर आपको ग्रुप 17 के बारे में पूछा था। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शोज इरेगुलर ट्रेंड।
मतलब जो ट्रेंड होना चाहिए नहीं, मतलब जो ट्रेंड जो है वो होना चाहिए वो ना होकर कुछ और होता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक ट्रेंड है, ट्रेंड मान लो एटॉमिक साइज का, हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज जो होता है वो टॉप से बॉटम डिक्रीज करता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होते हैं, एक्सेप्शन आ जाता है बीच में ना, तो वही हो गया इरेगुलर ट्रेंड, यानी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। जो ट्रेंड है उसको अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम बोलेंगे इरेगुलर ट्रेंड। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रुप 16 में कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, जो इरेगुलर ट्रेंड है। चेक करते हैं। तो भाई देखो, ग्रुप 16 में अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करें तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट क्या होता है, घटता है ना। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए, उसके बाद सल्फर का, है ना। ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, याद है? इस तरीके से ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ये ग्रुप 16 है ना, तेल पॉलिश, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन ये मतलब रेगुलर ऐसा होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता ये, क्या था, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये होना चाहिए था, है ना, एक्सपेक्टेशन, हाँ यस, एक्सपेक्टेशन। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था भाई, कि ये होना चाहिए एज पर ट्रेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो होता है वो एफिनिटी जो होती है वो घटती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए, फिर सल्फर का, फिर एसी का, फिर तेल का, फिर पॉलिश का, इस तरीके से ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर रियलिटी की में बात करें, अगर हम रियलिटी की बात करें तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है। और जो रियल ट्रेंड है, जो रियल आंसर इसका वो क्या होता है, इसका जो रियल आंसर है वो ये होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे पास सबसे पीछे चला जाता है, इसीलिए ये हमारा एक्सेप्शन बन जाता है ना। तो रियल जो इसका ऑर्डर होता है वो ये होता है, ऑक्सीजन जो है वो सबसे पीछे चला जाता है, ये हमारा ऑर्डर होता है। दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ रियलिटी। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आया ना? देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। तो उस हिसाब से हमारे पास ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है, इसमें एक एक्सेप्शन आता है। हमारा रियल ऑर्डर जो होता है वो ये होता है ना, ये हमारा रियल ऑर्डर होता है। तो ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये इरेगुलर ट्रेंड हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक कुछ हमारे पास एक क्वेश्चन है। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। देखो यार, ये क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें पूछा है कि 0.5 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो 1.46 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और 0.9 ग्राम वाटर दे रहा है। परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको निकालना है। तो भाई देखो, मुझे हमें पता है सर कि परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, 12/44। याद है किसी को? ये हम लोग को पढ़े ना, हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा है इसको। 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किसका होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का फॉर्मूला होता है 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो 12/44 लिख दो, स्क्वायर इट इज, ठीक है, 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है, 1.46 ग्राम, 1.46 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है भाई, 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम इंटू 100। अब जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट अप्रॉक्स 80%, यस राइट, यू विल गेट अप्रॉक्स 80%। सो 80% इज द राइट आंसर, 80% इज द राइट आंसर। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला ये है 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। फॉर्मूले को मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ यार, ठीक है, इसे याद कर लेना। हो सकता है आगे भी शिफ्ट में ये पूछ ले इंटीरियर टाइप में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जेई मेंस में क्वेश्चन रिपीट भी होता है कभी कभी यार, कौन कहता है कि रिपीट नहीं होता है, कभी कभी रिपीट कर देगा, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देगा और क्या। 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इंटू 100, दैट्स इट।
12/44, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है 1.46, 1.46 है ना, कितना दिया था 1.46, तो वो हमने उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी 1.46 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज 0.5 इंटू 100, यू विल गेट अप्रॉक्स 80%। आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यार, हमारे पास पूछा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस आयन के लिए मैक्सिमम होगा, किस आयन के लिए मैक्सिमम होगा हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस आयन के लिए मैक्सिमम होगा। तो यार देखो, हमें एक चीज़ पता है, ये एनसीईआरटी में ये साफ साफ दिया हुआ है कि H प्लस और OH माइनस जो होता है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? H प्लस की और OH माइनस की, यानी H प्लस और OH माइनस, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है भाई साहब ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दूसरे आयन की तरह मूवेबल नहीं होता है, मूव नहीं करता, ये डायरेक्ट जंप करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट जंप करता है भाई। OH प्लस OH माइनस जो होता है वो दूसरे आयन की तरह मूव नहीं करता है। बाकी जो दूसरे आयन है वो मूवेबल होते हैं, सिर्फ मूव करते हैं, लेकिन ये ऐसे आयन हैं जो जंप करना जानते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो हमें पूछा कि किस आयन के लिए मैक्सिमम होगा, तो H प्लस के लिए मैक्सिमम होगा, H प्लस के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? H प्लस। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यार, ये हमारे पास क्वेश्चन किसका है? केमिकल इक्विलिब्रियम का है ना। आसान सा सवाल है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक बार इसको कर लो। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें एक रिएक्शन दे दी गई है, PCl5 से क्या बन रहा है हमारे पास, PCl3 बन रहा है प्लस क्लोरीन बन रहा है। PCl5 से क्या बन रहा है? PCl3 प्लस क्लोरीन बन रहा है। अब PCl5 जो है ये हमारे पास क्या है? एक गैस है। PCl5 हमारे पास एक गैस है, PCl3 हमारे पास एक गैस है और क्लोरीन भी हमारे पास एक गैस है। ठीक है, हमें पूछा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन एडिशन ऑफ जेनॉन, एडिशन ऑफ जेनॉन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जेनॉन को ऐड कर रहे हैं। अब जेनॉन क्या होता है भाई? जेनॉन हमारे पास होता है इनर्ट गैस। याद आया? जेनॉन क्या होता है? इनर्ट गैस। अगर हम एक इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर हम एक इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, अगर हम एक इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मत समझना। तो अगर हम इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो वॉल्यूम चेंज होगा। क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। कैसे चेंज होगा सर? वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होगा। फिर से एक बार सुनो, अगर हम अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, अगर हम एक इनर्ट गैस को ऐड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 9। अब देखो, हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है सर? कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, अगर वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है, अब समझो, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है तो इसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन कैसे करेंगे? जहां नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है उसकी तरफ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कम हो रहा है तो इसको मेंटेन करना है। तो मेंटेन कैसे होगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है उधर हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कहाँ ज़्यादा है? कहाँ ज़्यादा है? प्रोडक्ट में ज़्यादा है सर, है ना। प्रोडक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। कैसे जाएगा इक्विलिब्रियम? लेफ्ट टू राइट जाएगा। कैसे जाएगा? लेफ्ट टू राइट जाएगा, है ना। तभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मेंटेन हो पाएंगे। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, हमारे पास इसमें पूछा है, कुछ तो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है और हमें पूछा है कि प्रोडक्ट सी क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट सी। हमें प्रोडक्ट सी के बारे में आपको बताना है, प्रोडक्ट सी क्या होगा। चलो बताते हैं। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में मुझे एक डाउट है, मुझे मतलब यहाँ पर ए पूछा है या बी पूछा है या सी पूछा है, कुछ तो पूछा है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख तो दिया है प्रोडक्ट सी, लेकिन यहाँ पर मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि पूछा क्या था एनटीए ने ए पूछा था, बी पूछा था या सी पूछा था। हो सकता है कि तीनों पूछा हो, तो मैं तीनों को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यार, अगर हम पहले वाले की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाइटोटाइजेशन हो रहा है। हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जिसका डाइटोटाइजेशन करा रहे हैं, तो N2 प्लस Cl माइनस बन रहा है। इसका मतलब ए क्या है? अगर तुम्हें याद हो तो ए क्या हो सकता है भाई? ए हमारे पास एनिलीन है ना। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास एनिलीन है।
क्योंकि अगर तुम एनिलीन का करवाओगे डाइजोटाइजेशन तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, N2+Cl माइनस बनेगा, है ना। अब तुम इसको जब रिएक्शन करवाओगे Ki के साथ तो क्या होगा, आयोडीन लिविंग अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो क्या बन जाएगा, बी क्या बन जाएगा भाई, बी क्या बन जाएगा, बी हमारे पास ये बन जाएगा। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ अच्छा से, ठीक है। बी क्या बन जाएगा हमारे पास, बी हमारे पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन। बी हमारे पास क्या बन जाएगा सर, आयोडी बेंजीन बन जाएगा। और जब बी का तुम करवाओगे रिएक्शन सोडियम और इथर के साथ तो यहाँ पर हमारे पास होगा फीटिंग रिएक्शन। क्या होगा फीटिंग रिएक्शन, मैं काम करता हूँ, मैं नीचे आपको अच्छे से एक बार लिख के बता देता हूँ। तो देखो यार, हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए जो है वो ये है, एनिलीन। दिस इज आवर कंपाउंड ए, ठीक है। अगर तुम एक अनिलीन का करवाओगे डाइजोटाइजेशन Na2HCl, तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, तुम्हें मिलेगा N2+Cl- ये वाला कंपाउंड। मैं तुम्हें पूरा रिएक्शन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। N2+Cl-। अब इसका तुम अगर कराओगे रिएक्शन Ki के साथ तो आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ आयोडीन अटैक करेगा और आपको बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। अब अगर तुम इसका रिएक्शन करवाओगे सोडियम ईथर के साथ, सोडियम ईथर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फिटिंग रिएक्शन। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। दिस इज ईथर, ठीक है भाई, यहाँ पर दिस इज ईथर। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता था भाई, कुछ नहीं होता था सर, देखो क्या होता था फिटिंग रिएक्शन में। वेट, ना, वेट, यस। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता था भाई, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता था सर, कुछ नहीं सर, बस इसके 2 मोल्स आप ले लो, आयोडोबेंजीन के आप 2 मोल्स ले लो और फिर कुछ नहीं करो। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ फिटिंग रिएक्शन, ये इस तरीके से है, ठीक है। आयोडोबेंजीन के 2 मोल्स आप ले लो, तो राइटिंग मतलब समझ लेना यार, ठीक है, जल्दी तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, +2Na, दैट्स इट। आयोडोबेंजीन में क्या होता है, इन केस ऑफ फिटिंग रिएक्शन हमने क्या पढ़ा है, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारे पास निकल जाता है, हमारे पास क्या बनेगा सर, हमारे पास बनेगा बाईफेनाइल, है ना। क्या बनेगा भाई हमारे पास, बाईफेनाइल, तो कंपाउंड ये बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, बाईफेनाइल बन जाएगा, है? ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा बाईफेनाइल। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारे पास ए ये है, हमारे पास ए ये है, ठीक है, हमारे पास ए ये है, बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये बनेगा डाईफेनाइल। तो जो आपको पूछा होगा वो आप इसमें आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अभी ना, सो हेलो, सो आई थिंक आई एम ऑडिबल। सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसमें आप मैंने देखो आप ए भी बता दिया, ए हमारा क्या है, ए हमारा एनिलीन है, बी हमारा क्या है आयोडोबेंजीन और सी हमारा क्या है भाई डाईफेनाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, इसमें सवाल क्या है, सवाल पूछा है हमें कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक देन अदर। ये बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ पूछा गया था, ठीक है, कि कौन इसमें ज़्यादा एसिडिक है। तो देखो भाई, अगर हम मतलब इसका सवाल तो मतलब 1 सेकंड का, अगर ये सवाल आया था तो ये 1 सेकंड का जवाब है। भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है सर कि कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है, अगर हम एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करें, अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है हमारे पास, कार्बोजाइलिक एसिड जो हमारे पास होता है ये ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू फेनोलिक ग्रुप्स। फेनोलिक है ना, फेनॉल, इन कंपैरिजन टू फिनॉल। तो कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है वो फिनॉल ग्रुप से ज़्यादा एसिडिक होता है भाई। कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है वो फिनॉलिक ग्रुप से ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, फिनॉलिक ग्रुप से ज़्यादा एसिडिक होता है। कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है वो हमारे पास फिनॉलिक ग्रुप से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो बस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, है ना। ए में कार्बोजाइलिक एसिड है, बाकी देखो बी सी डी ये फिनॉलिक ग्रुप है, तो आपको उतना देखना ही नहीं है। ए में कार्बोजाइलिक एसिड है, ए इज़ द राइट आंसर। हमें पूछा कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि नहीं सर, चारों में
कंपेयर करने के लिए आया था कि एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो ठीक है भाई, उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ए है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है हमारे पास? ए है। तो ए सबसे पहले हो जाएगा। अब देखो बी, सी और डी में देखो, तो बी और सी में और डी में देखो, हमारे पास डी में हमारे पास देखो क्या लगा हुआ है। हमारे पास डी में देखो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ए के बाद क्या हो जाएगा? ए के बाद हमारे पास डी हो जाएगा। डी के बाद कौन होगा? बी। उसके बाद सी, क्योंकि सी में देखो हमारे पास, सी में क्या है? सी में हमारे पास OCH3 है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा? एसिडिटी को घटा देगा। तो ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी, सिंपल फिनोलिक कंपाउंड, और उसके बाद सी। सी सबसे बेकार, सी सबसे कम एसिडिक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यार, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब भाई बताओ मेरे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन पहले देता कौन है? पहले ये बताओ, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता कौन है? तुम पहले ये बताओ। तो मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हो, या तो मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हो, या तो मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो। ये मैंने क्या बोला? आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? या तो मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हो, या फिर मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप लगा हो। ठीक है, वो हमारे कंपाउंड होते हैं, वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, CH3 के साथ C पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, या फिर CH3 के साथ C पर अगर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। दैट्स इट। आपको पूछा कौन नहीं देगा, क्या पूछा आपको? कौन नहीं देगा। तो चेक कर लेते हैं यार, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्यूटानॉल के बारे में। किसके बारे में सर? ब्यूटानॉल के बारे में। चेक कर लेते हैं भाई ब्यूटानॉल। तो उसका ड्रग स्ट्रक्चर ब्यूटानॉल, 4 कार्बन ना, तो ये हो गया ब्यूटानॉल। क्या हो गया? ब्यूटानॉल। अब देखो यार, यहाँ पर देखो, हमने क्या बोला था कि फिर से सुनो एक बार, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर या तो OH ग्रुप जुड़ा हो, या मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो। अगर ये कहानी है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन वो कंपाउंड देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो, मिथाइल के साथ वाला कार्बन पे OH ग्रुप नहीं लगा हुआ है, CH है ना, क्योंकि मिथाइल थोड़ी है, ये तो CH2 है ना यार, ये तो CH2 है ना। अगर तुम इसके बारे में बात करोगे तो ये तो CH2 है। तो यहाँ पर CH2 के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। समझ पा रहे हो? नहीं देगा। हमें क्या बोला? कौन नहीं देगा? तो हाँ, ये नहीं देगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। तो ब्यूटानॉल हो सकता है। अब चेक करते हैं इथेनॉल के बारे में, समझ में आया कि नहीं? अब बी देखो यार, इथेनॉल। इथेनॉल ठीक है सर, चेक कर लीजिए। और अब इसके बारे में देखो, यहाँ पर देखो, मिथाइल के साथ वाला जो कार्बन है उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल, ये मिथाइल है ना, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। हमें पूछा था कौन नहीं देगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन देगा, है ना। हमें पूछा कि कौन नहीं देगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनो, कौन नहीं देगा ये हमें बताना है। ये मतलब देगा तो रिएक्शन ये जाएगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन ये देगा, लेकिन हमें आंसर में क्या बताना है? कौन नहीं देगा। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आइसोप्रोपेनॉल के बारे में। तो आइसोप्रोपेनॉल क्या होता है सर? ये होता है आइसोप्रोपेनॉल तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो यार, मिथाइल के साथ जो कार्बन है इस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। आयोडोफॉर्म रिएक्शन ये देगा। हमें पूछा कौन नहीं देगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेंटानॉल के बारे में यार। पेंटानॉल, दिस इज पेंटानॉल, है ना, दिस इज पेंटानॉल। अब इसके बारे में बताओ यार, क्या ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन हमारे पास नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर CH2 के साथ, यहाँ पर CH2 के साथ जो कार्बन लगा है उस पर कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये CH2 है, मिथाइल नहीं है, इट इज CH2, मिथाइल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 के साथ जो कार्बन लगा है उस पर कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, मतलब ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 ब्यूटानॉल के बारे में, है ना। 2 ब्यूटानॉल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर। 2 ब्यूटानॉल, है ना, 4 कार्बन होंगे इसमें, और 2 पर क्या होगा? अल्कोहल। 2 ब्यूटानॉल। क्या ये देगा? क्या ये देगा? बताओ जल्दी से। हाँ सर, बिल्कुल देगा, क्योंकि सर देखिए, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा।
हमें पूछा कौन नहीं देगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एटसेट। ठीक है। अब बात करते हैं टू पेंटानॉल के बारे में। किसके बारे में सर? टू पेंटानॉल के बारे में बात करते हैं। तो 5 कार्बन ड्रा कर दो, 1 2 3 4 5, और 2 पे अल्कोहल लगा दो। क्या ये देगा? हाँ सर, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। हमें पूछा कौन नहीं देगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देख लो यार, 3 पेंटानॉल। क्या दिया हुआ है? 3 पेंटानॉल। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 3 पेंटानॉल। क्या ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? ये नहीं देगा, क्योंकि CH2 के साथ जो C है उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल के साथ नहीं। CH2 के साथ जो C है उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और हमें यही पूछा था कि कौन नहीं देगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। तो कितने कंपाउंड ऐसे हो गए? तो ये सारे कंपाउंड हमारे पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। हो सकता है सवाल में आपसे अगली बार कोई मतलब पूछ ले कि कोई कुछ कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि कौन कौन इसमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। हो सकता है इसको इंटीरियर टाइप में पूछ ले, इंटीरियर टाइप में। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार आयोडोफॉर्म रिएक्शन में। आयोडोफॉर्म रिएक्शन मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट वही है। अरे वेट वेट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा हैंग कर रहा है ये। जस्ट अ मिनट, इट नॉट वर्किंग। क्या हो रहा है? आई थिंक इट इज़ लैगिंग। ठीक है। यस। हाँ, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ लो पहले। कॉन्सेप्ट ये है सर कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा सर? आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि मिथाइल के साथ वाला कार्बन पर अगर OH ग्रुप जुड़ा है, या मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर अगर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं देगा। दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के शिफ्ट में इससे सवाल बन सकते हैं। इंटीजर टाइप में तो और बनने के चांसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा। सो आगे भी मैं और भी सारे क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसा लगा लेक्चर प्लीज़ कमेंट में बताना। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज। अगर आज आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और भी सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।